9वीं के हम इस पर्यावरण के महत्वपूर्ण पाठ में पहुंच चुके हैं और इसमें ये पाठ का पढ़ाने का आज आखिरी दिन है। आपको बहुत सारे वीडियो मैंने भेजे, बहुत सारे आपको जानकारी मैंने ऑडियो की सहायता से भेजी है, कुछ वीडियो की सहायता से पढ़ा है, पिक्चर्स आपको भेजे, आंसर्स आपको दिए हुए, चौकट के छोटे पिक्चर्स आपको बना के दिए और स्वाध्याय के कुछ प्रश्न भी आपसे को करने के लिए मैंने दिए। इन सबको आपने करना है। तो पर्यावरण का संबंध जलवायु से, और ये जलवायु पर ही हमारी भारत जैसे देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था कहिए, सामाजिक व्यवस्था निर्भर है, जिसको हमने पढ़ा। फिर इसका महत्व क्या क्या है कि कहाँ कहाँ किन किन बातों में पर्यावरण महत्व करते, तो निश्चित ही पर पर्यावरण जो है ये जलवायु व मनुष्य के हर विभाग में हो, चाहे समाज हो, चाहे वो वहाँ पे धार्मिक रीति रिवाज हो, चाहे वहाँ पे हमारा उत्पादन हो, चाहे वहाँ पर खेती हो, हर जगह उसका उत्पादन है। और इसी के लिए एक विज्ञान इन दिनों में सामने आया जिसको हम कहते हैं मौसम विज्ञान। उस मौसम विज्ञान की सहायता से हम भविष्यवाणियां करते हैं। अलग अलग प्रकार की खेतियों के लिए हम लोगों ने जो अलग अलग संशोधन किए, वो सभी बातें उसके अंतर्गत आती है, जिसके द्वारा कि उत्पादन भी बढ़े, अच्छी प्रकार की खेती हो, अधिक से अधिक लाभ हो और बड़ी जनसंख्या हो वाले लोगों का हर आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो ये सब पर्यावरण व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा। लेकिन ये सब करते हुए भी पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने वाले जो घटक है वो कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा हम लोगों ने पढ़ा। और कचरे के अंदर हमने ये दोनों कचरों के बारे में सीखा। तो गीला कचरे का मतलब कुछ लोगों को लगता है पानी से भीगा हो, ऐसा नहीं। गीला कचरा के मतलब जितने भी सजीव से बनी हुई कचरा, मतलब सब्जियां, जो हमारे कागज है या हमारी ऐसी पदार्थ जो विघटनशील है, उसको गीले कचरे में डालते हैं। लेकिन सूखे कचरे के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो प्लास्टिक है या उसके अलावा कांच है, धातुएं हैं, मिट्टी है, ये सब सूखा कचरा, अविघटनशील पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। दोनों कचरे को अलग अलग करने के द्वारा ही हम लोग उसका व्यवस्थापन सही कर सकते हैं। अगर दोनों साथ में मिला हो तो फिर कुछ विघटनशील है, कुछ अविघटनशील है, तो इसलिए उनका फायदा जो है वो कचरे का लाभ जो है वो हमें नहीं मिलेगा, नुकसान ही होने वाला है। तो अब उसके लिए कचरे के व्यवस्थापन के पीछे ऑडियो में आपको जो 3 मंत्र बताए थे, जिसको हमने क्या कहा था, रिड्यूस, रीयूज, उसमें कहा था रिड्यूस, उसमें आया था रीयूज, और तीसरा मंत्र जो था वो रिसाइकल। ये 3 मंत्र थे, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये 3 मंत्र के अंतर कि कचरे को किस प्रकार से रिड्यूस मतलब कम किया जा सकता है। नंबर 2 में हमने सीखा उसका किससे रीयूज मतलब उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, और रिसाइकल का मतलब उस किसी दी हुई पुरानी वस्तुओं से नई वस्तुएं कैसे बनाई जा सकती है। तो इस 3R मंत्र के द्वारा ठोस कचरे का व्यवस्थापन के बारे में एक जो मुद्दे जो है या विषय जो है, जो विचार हमारे सामने है, और उसका इस्तेमाल भी हम बड़े पैमाने पे करते हैं, जिससे प्लास्टिक है या जो सूखा कचरा जो मैंने बताया, विघटनशील पदार्थ, अविघटनशील पदार्थ, तो उसको हम रीयूज कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, जबकि गीले कचरे का इस्तेमाल फिर से खाद के रूप में हम लोग कर रहे हैं। तो और इसी के द्वारा हम लोग सिर्फ लाभ भी ले रहे हैं, फायदा भी हमको हो रहा है, साथ में पर्यावरण को हम शुद्ध भी रखने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चौकट आपको मैंने फोटो के रूप में भेजी थी कि इसके अंतर्गत इस पर आदत लगाना बहुत जल्दी। इसीलिए कॉर्पोरेशन आप देखते कि गाड़ी आती, घंटी वाली गाड़ी आती है और उस पर माइक लगा होता है और उस पर सूचनाएं दी जाती है कि किस प्रकार से गीला सूखा कचरा अलग करे और उसके कारण क्या क्या लाभ होंगे। मतलब बीमारी से भी सुरक्षा होगी, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, सुंदरता बरकरार रहेगी, और उसके द्वारा जो बहुत सारा कचरा जो आज जगह भी घेरता है, वो जगह घेरने की समस्या भी से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इसको कम करने की आवश्यक है। इसी के लिए जो अलग अलग संशोधन, रिसर्च किए जा रहे हैं, उसके द्वारा हम नई नई बातें सीखकर इस ठोस कचरे का सदुपयोग कैसा हो इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। लेकिन इसके लिए समाज में जन जागृति महत्वपूर्ण है, और कोरोना वायरस के द्वारा लोगों में जागृति आ गई है। कॉर्पोरेशन भी अब क्या हो गया, सक्रिय हो गया, गाड़ियां घूम रही है, कचरा कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है, स्वच्छता सब जगह हो गई है।
लोग अपने घर को भी स्वच्छ रखते हैं, अपने शरीर को, अपने सभी आजू बाजू के जो पर्यावरण उसको सुरक्षित रख रहे हैं, तो उसके कारण कचरे का जो सही उपयोग हो रहा है। इसलिए ये व्यवस्थापन सही तरीके से काम करने के लिए जागृति जरूरी है, और हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे कि इस कारण से स्वच्छता ये बीमारी के कारण या इस भयंकर महाप्रलय के कारण हमारे जीवन में आ चुकी है। अब इसी के अंतर्गत और एक प्रकार हम देखने जा रहे हैं कि जब आपदा आती है, अब इसी को जैसे अभी कोरोना, इसको आपदा ही कहेंगे, लेकिन बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी आते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, या उसके अलावा बाढ़ आ जाती है, इंदौर में आपने देखा बाढ़ आ गई है, या भूकंप आ जाते हैं। तो ऐसी सब आपदाएं दो प्रकार की होती है, एक तो मानव निर्मित होती है जैसे एक्सीडेंट मानव निर्मित है, लेकिन बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी ये है कौन सी आपदाएं के अंतर्गत आती है, ये प्रकृति निर्मित है। तो इसके लिए प्रबंध होना बहुत ही जरूरी है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें प्रबंध अगर है तो आपदा का निवारण करना, आपदा में हानि को कम करना, उसका सामना करना और उसके लड़ने के लिए मनुष्य में क्षमता निर्माण करना आसान हो जाएगा। और इसीलिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि इसमें कैसे प्रकार से इससे लड़ा जाए, और उसकी पूर्व तैयारी करके रखी जाती है। एनडीआरएफ जो आपने सुना होगा, कई बार दिखाते हैं, बाढ़ में लोगों को बचाने का काम करते हैं, भूकंप में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम करते हैं, साथ में अलग अलग समस्याओं में जब है लोगों को वो सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। ये सब हेलीकॉप्टर की सहायता से, फायर ब्रिगेड की सहायता से ये टीम जो है वो घटित स्थान पर, दुर्घटनाग्रस्त स्थानों पर, या वहाँ पे जहाँ जहाँ ये बड़ा आपदा आ गई वो स्थानों पे पहुँच के वे कार्य करते हैं। इसी को बचाव तथा पुनर्वसन कार्य भी कहते हैं। पहले बचाव किया जाता है, फिर जो बाहर निकले लोगों को फिर से वहाँ पे बसाया जाता है। इसको बचाव पुनर्वसन के कार्य में, पुनर्निर्माण के कार्य में इनका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। और इसके लिए एक और आया कि यहाँ पर एक और बात हमें आई कि यहाँ पर प्रथम उपचार एक और शब्द है, और ये प्रथम उपचार का मतलब है कि ऐसा उपचार जो डॉक्टर के पास जाने से पहले हर सामान्य व्यक्ति दे सकता है। और उसमें आपको मैंने पीछे भी सिखाया था ऑडियो में कि आपको अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो कई बार दुर्घटना में हो जाता है, कई बार खेलते हुए, तो उसके श्वसन कैसे करवाया जाए, उसकी सांस जो रुक गई है उसको मुंह की सहायता से दूसरा प्रशिक्षित व्यक्ति कैसे सांस को बरकरार रखे, अगर रक्त प्रवाह रुक गया तो रक्त प्रवाह कैसे बरकरार रखे, ये कार्य उसके अंतर्गत करवाया जाता है। और बेहोश व्यक्ति को भी या पानी में डूबे व्यक्ति का पानी निकाल कर फिर से उसे संजीवित या जीवित किया जाता है। अंत में अब हम देखने जा रहे हैं, पेज नंबर 106 पर है, आप अपनी कॉपी में देखेंगे पेज नंबर 106 पर कुछ फोटो दिए हुए जिस पर प्रश्न भी पूछा गया है कि अगर ऐसी अवस्था में कोई भी दुर्घटना घट जाती है खेल के मैदान में, तो कैसे विद्यार्थियों को या बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना चाहिए। इसके लिए 4 पॉइंट यहाँ पे दिखा है पेज नंबर 106 पे। इसको कहते हैं रेस्ट, कि विद्यार्थियों को कैसे आरामदायक परिस्थिति में बिठाया जाए, ये बताया गया है। नंबर 2 आइस, जहाँ जहाँ पे मार या चोट लगी है वहाँ पे बहुत दर्द होता है या हड्डी सरक जाती है, तो वहाँ पर बर्फ की सहायता से, बर्फ की पोटली की सहायता से उसके क्या बोलते हैं वेदना को कम किया जाता है। कंप्रेशन मतलब पोटली की सहायता से उसके ऊपर हल्के हाथ से मसाज किया जाता है, तेल नहीं, क्योंकि उससे पेन कम हो जाता है, रक्त प्रवाह भी रुक जाता है। और एलिवेट, इसका मतलब है कि उसको मार लगे हुए भाग को ऊंचा रखते हैं, जब हम ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, रक्त प्रवाह रुक जाएगा या कम हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ पद्धतियों का विकास किया है। पहली झूला पद्धति, कि दोनों हाथों की सहायता से बच्चों को उठाया जाता है और फिर है उसको लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। दूसरा है मानवीय बैसाखी पद्धति, 2 विद्यार्थी अपने हाथ एक दूसरे को बांधकर उस बच्चे को या उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हाथों पर उठाते हैं दोनों, और उसके लिए कैसा बताया जाता है, हाथ कैसे पकड़े जाते हैं, उसका पेज नंबर 106 पर उदाहरण दिया है। फिर 4 हाथों की
बैठक, इसमें 4 हाथों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये बताया गया है। फिर अग्निशामक दल को ऊपर उठाने की पद्धति, कैसे उसको कंधे पर उठाते हैं अग्निशामक दल, पीठ पर लेना, और पीठ पे लेने की पद्धति भी वहां पर दिखाई है कि अगर विद्यार्थी या वो जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होश में हो तो वो अपने हाथ पकड़ सकता है और ऐसे अवस्था में उसको उठाया जाता है। और तीसरा, खींच कर ले जाना। कुछ विद्यार्थी का वजन अधिक होता है, कुछ बेहोश होते हैं, तो उसको दूर तक ले जाने का काम, कंधे पर ले जाना संभव नहीं तो उसको कैसे खींच कर ले जाया जा सकता है। फिर 2 हाथों की बैठक और स्ट्रेचर मंगा के और 2 हाथों की सहायता से उसको लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है, जिसका मैं फोटो आपको भेज चुका हूँ। पेज नंबर 106 के जो फोटो है उसमें से वो जो सब पॉइंट है, आकृति नहीं बनानी, सिर्फ आपको उन पद्धतियों के नाम लिखने हैं। कौन कौन सी पद्धतियां रिपीट कर रहा हूँ? झूला पद्धति, मानव बैसाखी पद्धति, 4 हाथों की बैठक, पीठ पर ले जाना, खींच कर ले जाने या उठा के ले जाना, 2 हाथों की बैठक और स्ट्रेचर। तो ये आपको लिखना है। फिर अंतर स्पष्ट करो, ये मैंने ऑलरेडी इसके चित्र भेज दिया। हवा और जलवायु, हवा की जगह वायु भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा विघटनशील और अविघटनशील, अर्थात गीला और सूखा कचरा, ये भी आपको मैंने दे दिया है। और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 प्रश्न वो भी पीछे के इसमें दिए हुए। सिर्फ जो आपकी टिप्पणी वाले जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पे मार्क कराए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण व्यवस्थापन ये पाठ आपकी कॉपी में पूरा कर लेना है। आकृति कौन कौन सी बनानी, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, क्योंकि कुछ लोग आकृति नहीं बना रहे। पेंसिल से आपको ये आकृतियाँ बनानी है, क्योंकि परीक्षा में ये हमेशा से पूछा जाता है। तो आकृति के लिए आप मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, यह आकृति आपकी कॉपी में होनी चाहिए। पीछे भेज चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। आकृति नंबर 9.1 यह आकृति बनाएंगे। फिर उसके बाद आपने दूसरी आकृति बनानी है 9.4, 9.5, 9.4 और तीसरी आकृति आएगी आपकी 9.5। यह आकृति आपकी कॉपी में आप बनाएंगे। अभी तक नहीं बनाई है तो बाद में बनाओ, और बनी है तो फिर दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन आकृतियों का आप बनाएं और यहाँ पर इस व्यवस्थापन पाठ को हम पूरा करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो पाठ पढ़ाए हैं वे पाठ इस प्रकार से हैं जो आपने अपनी कॉपी में लिखे। ये साइंस 2 चल रहा है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। वनस्पति का वर्गीकरण 6ठा पाठ पढ़ा, फिर परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह 7वां पाठ पढ़ा, फिर उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव ये 8वां पाठ पढ़ा, और पर्यावरण व्यवस्थापन ये 9वां पाठ भी हम पूरा करने जा रहे हैं। और इसके बाद जब अगले समय जब हम आएंगे तो मैं फिर से इस पे ओपन बुक टेस्ट देने वाला हूँ, उसकी भी तैयारी करके उसका असाइनमेंट मुझे आप लोगों ने भेजना है। साथ में प्रोजेक्ट भी मैं आपको दूंगा, वो उसके अगले पीरियड में हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। फिर से अपने ध्यान रखें, बाहर न घूमें, मोबाइल पर लगातार वीडियो देखें। जो नहीं देख रहे उन लोगों के नाम मुझे भेजें, जिससे कि मैं फिर उनसे संपर्क साधूँ। बाकी के लोग जो देख रहे हैं उनके या जो फोटो भेज रहे हैं उनके रिकॉर्ड और मार्क्स मैंने लिख लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।